वो नहीं पैसा बचने देंगे, क्योंकि वित्त मंत्री हैं। और मुझे लगता है कि अगर वित्त मंत्री आप हैं और वित्त आपके पास है तो बड़ा दिल रखना और खुल करके सबको पैसा देना, हमारे माननीय सदस्यों को भी बहुत पैसा देना उनके क्षेत्र के विकास के लिए। प्रदेश में 6 एम्स की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार में दोनों एम्स के लिए जमीन दी गई। अरे ये बात सही है, नेता सदन क्यों नहीं समझाते इनको? दोनों एम्स की जमीन, जो रायबरेली का एम्स था, मुझे याद है दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी और वो एम्स बनाना चाहते थे रायबरेली में, लेकिन क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं थी इसलिए एम्स नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जो पुरानी सरकार थी उसकी कुछ शर्तें थी जिसकी वजह से जमीन उपलब्ध नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी तो जमीन उपलब्ध कराई गई और उसका परिणाम यह हुआ कि एम्स रायबरेली में बनकर के तैयार हो गया। और मुझे गोरखपुर का भी याद है, और माननीय नेता सदन जानते होंगे, पहले जमीन कुछ और देखी गई थी, लेकिन वो कोर्ट में कुछ मामला चला गया। मैं सरकार में था तो लोगों ने बताया मुझे कि जो कोर्ट में गए वो बीजेपी के लोग हैं। मैंने कहा बीजेपी की सरकार है, वही एम्स दे रही है, और उसके बाद वही क्यों रोक रहे हैं? वो कारण मुझे समझ में नहीं आया। तभी मुझे दिल्ली से चिट्ठी मिली, और दिल्ली से चिट्ठी ये आई थी और जानकारी ये मिली थी कि अगर आप एम्स के लिए जमीन सरकार नहीं देगी तो ये एम्स कहीं और चला जाएगा। मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि तुरंत जमीन दीजिए इसके लिए। उन्होंने ढूंढ करके जो वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी जमीन ट्रांसफर की, और उसका परिणाम ये हुआ कि गोरखपुर में एम्स बन रहा है उस समय से। अगर इसमें कोई बात गलत हो तो नेता सदन बता सकते हैं। तो एम्स 2 बना दिए, वो भी समाजवादियों ने जमीन दी। नेता सदन बताएं कि 6 एम्स कब बनेंगे, ये बता दो आप, और कहां बन रहे हैं ये भी बता दो। और डॉक्टरों के सब पद खाली हैं। नहीं वो बताएंगे, इसलिए ये गलत बात नहीं है, बताएंगे। वो जानते हैं कि सच क्या है, क्योंकि सच बता दिया गया, पोल खुल गई है कि समाजवादियों ने जमीन दी थी दोनों की, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि बताएंगे तो अच्छी बात है, बताएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि 6 एम्स बने यूपी में, ये कोई गलत बात थोड़ी है। और जो जीडीपी रही है वो उसके बारे में क्या इन्वेस्टमेंट आया आपकी सरकार में? मैं जीडीपी के बारे में कह दूं एक बार, जो आंकड़े बताते हैं आपकी सरकार में समाजवादियों की सरकार से भी नीचे एक जीडीपी है। अब वो बहाना कोरोना का भी लिया जा सकता है कि 2 साल कोरोना था, लेकिन कोरोना के साल को हटा दें हम, उसके बाद भी ऑन रिकॉर्ड जो आरबीआई का डेटा है उसमें समाजवादियों की सरकार के जो जीडीपी था, ग्रोथ रेट, उसका मुकाबला नहीं कर सकती है सरकार। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान यूपी की प्रति व्यक्ति आय केवल 2.99% बढ़ी थी। ये इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत 4.6% से बहुत कम है, और वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017 के बीच समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दर्ज की गई 5% विकास दर से भी बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो आंकड़ों में भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं, राज्य के जीडीपी आंकड़ों पर नजर डालते अगर हम हैं तो यूपी सरकार 2012-17 के बीच 6.92% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी, जबकि कोविड वर्षा को छोड़ दें भाजपा सरकार का विकास दर केवल 4.88% बढ़ी है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं। जो हमारी सरकार द्वारा हासिल की गई वृद्धि से 2% कम है। ये आश्चर्य की बात है कि यूपी के तैंतीस राज्य और केंद्र प्रदेश दूसरे सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई। आजा पढ़ा वो मान ले, ठीक है।
ये जीएसडीपी के कहाँ के आंकड़े हैं? आरबीआई के आंकड़े हैं, और आप मंगा लेना, आपका विभाग है। मैं तो चाहूंगा महालेखाकार के आंकड़े देख लीजिए, जो सीएजी है, सीएजी के आंकड़े देख, ऑडिट की सीएजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। माननीय मंत्री जी से कहूंगा 1247 थी जीएसडीपी, 1247 से आज हम 1940 पर हैं, और हमारा जो 22-23 आ रहा है वो कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे, 50 है। आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे, 21-50 आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे, नहीं कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप, इनको कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप, के आधार पे पेश करेंगे। आप तथ्यों के आधार पेश करना, तथ्यों के आधार में टेबल कर दूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जितने आंकड़े में टेबल पे कर दूंगा, और टेबल करने से कम माननीय मंत्री तक पहुंच जाएगी बात। और इन्वेस्टमेंट कितना आया है माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई इन्वेस्टमेंट मीट की हैं, और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने देश दुनिया के जो उद्योगपति थे, कारोबारी थे, उनको बुला करके कम से कम यहाँ पर कारोबार लग जाए, उद्योग लग जाए, उत्तर प्रदेश बढ़े, यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए। एमओयू तो हुए, एमओयू तो जाने कितने हो गए, लेकिन जमीन पर क्या उतरा? कम से कम सरकार बताए कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ इन्वेस्टमेंट आया है, या पुरानी सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टमेंट आया है। ये तो ठीक है सवाल, माननीय मंत्री जी, ये सवाल तो ठीक है ना? ना फिर गलत। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, जो दावे किए गए, जो एमओयू साइन हुए, जो सरकार बता रही है, हमें जमीन पर बताए वो इन्वेस्टमेंट कहां आए, और क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पुरानी थी उसी का कंटिन्यूटी का इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखा रहे। और मुझे सुनने में आ रहा है कि फिर इन्वेस्टमेंट मीट होने जा रही है। मैं बिजली के बारे में जानकारी दे दूं, बिजली की एक भी यूनिट पैदा नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में, पिछले में। और इस क्षेत्र में सारा काम समाजवादी सरकार में 2012-2017 के बीच में, और कुछ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दोगुनी की गई, 780 मेगावाट, 7,800 लगभग मेगावाट की जनरेशन थी, उसको 15,000 मेगावाट करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार ने किया है। और जहां 56 नहीं ऐसा है। अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। अरे मैं दुख समझ रहा हूं आपका, मैं आपका दुख समझ रहा हूं कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। जो बैलेंस शीट साफ हो गई थी, और उदय योजना के तहत, अरे मेरे नंबर बढ़ाने से आप मंत्री थोड़ी बन जाओगे। अच्छा, मेरे बढ़ाने से कोई मंत्री बन जाएंगे? उसका जवाब आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, समय से जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। आपका जब आपको बुलाएंगे आप जवाब देंगे। मैंने बोल दिया जिस समय जवाब दे देंगे। श्रीकांत जी, आप जवाब दीजिए। और उसका जवाब दीजिए। न केवल अध्यक्ष महोदय, 7,800 मेगावाट की कैपेसिटी से दुगना कर दिया, 15,000 मेगावाट उत्पादन बढ़ा। राज्य उत्पादन स्टेशनों में क्षमता वृद्धि द्वारा रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था,
और जो मई 2012 के प्रतिदिन 56 मिलियन यूनिट को बढ़ा करके 2016 में प्रतिदिन 100 मिलियन यूनिट उत्पन्न कराने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। और अनपारा डी 2 इंटू 500 मेगावाट, परीक्षा 2 इंटू 250 मेगावाट, हरदोईगंज अगर किसी ने बनाए हैं तो समाजवादी सरकार में बनकर के तैयार हुए हैं। और रोजा का भी माननीय मंत्री जानते होंगे, रोजा भी नेताजी के समय पर बना था। और ट्रांसमिशन में भी जो काम हुआ है, ट्रांसमिशन लाइंस में अध्यक्ष महोदय मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने ट्रांसमिशन लाइंस में किया था तो वो समाजवादी सरकार ने। और उसी समय फीडर सेपरेशन का काम शुरू हुआ था। और हमारे मुजफ्फरनगर के लोग जानते होंगे, माननीय सदस्य वहां से चुन करके आए होंगे, 2012 के बाद जब बिजली की बहुत दिक्कतें थीं, सबसे पहले फीडर सेपरेशन अगर कहीं शुरू हुआ था तो मुजफ्फरनगर जिले से शुरू हुआ। और आज हमें खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से, जो समाजवादियों की सरकार थी, आज उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ग्रामीण और शहरों के फीडर सेपरेशन का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया है। ये आंकड़े गलत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां गेहूं खरीद होनी थी, सरकार ने गेहूं खरीद नहीं की और इसीलिए समय समय पे सूचना मिल रही है कि जो गरीबों को अब गेहूं नहीं केवल चावल खाना पड़ेगा। जब गेहूं की पैदावार हुई, जो खरीद केंद्र बने थे, उन खरीद केंद्रों पे गेहूं नहीं आया। किसान अपना मार्केट में लेकर गया क्योंकि मार्केट में कीमत अच्छी थी। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर दुनिया के मार्केट में गेहूं की जरूरत है तो किसानों को बोनस दे करके अपने केंद्र पर लाना चाहिए था। लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी रही और सरकार ने पूरा का पूरा गेहूं प्राइवेट हाथों में बेच दिया। और जब प्राइवेट हाथ में गेहूं चला जाएगा तो हमारे मध्यम वर्ग के लोग जो शहरों में रहते हैं, जो समय समय पर पैकेट का आटा लेते हैं, तो आटा कितनी कीमत का मिलेगा, क्या कीमत होगी उसकी। इस सरकार ने जानबूझ करके गेहूं नहीं खरीदा और प्राइवेट को खरीदने दिया। और एमएसपी, क्योंकि बाजार भाव अच्छा था, एमएसपी की तैयारी करनी चाहिए सरकार को। मैं समझता हूं सरकार को तैयारी करनी चाहिए कि किसानों को एमएसपी कैसे दिलाई जाए। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, जो किसानों के लिए मंडी बनना शुरू हुई थी, इस सरकार ने मंडियां बंद कर दी। मंडियां बंद होती चली जा रही। और एक्सप्रेस वे केवल शहरों को जोड़ने के लिए नहीं था, ये हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कैसे बेहतर करे, हमारे एग्रीकल्चर किसानों को कैसे सपोर्ट दे, इसीलिए एक्सप्रेस वे के किनारे मंडियां बन रही थी। कन्नौज में मंडी बन रही थी आलू की, 5 साल से काम चल रहा, अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक और मंडी थी एक्सप्रेस वे किनारे, वो पूरी नहीं हुई। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मैं तो कहूंगा नेता सदन से, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तभी खुशहाल होगा और पूर्वांचल तब खुशहाल होगा जो सपना समाजवादियों ने देखा था कि हर जिले में जहां जहां से जा रहा हूं वहां मंडी बनाने का काम हो और किसानों को वहीं पर एमएसपी मिल जाए, किसी और की दुकान पर नहीं जाना पड़े। तो न केवल खेती पर किसान निर्भर है, बल्कि जो डेयरी का काम समाजवादी सरकार में हुआ था वो भी शायद सरकार ने नहीं किया, बंद कर दिया। और किसान के साथ क्या हुआ है, पहले तो उसके लिए 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून लाने के बाद जब सरकार को पता लगा कि किसान के खिलाफ है कानून, वोट के लिए तीनों कानून वापस ले लिए। और ये जरूरी नहीं है कि तीनों कानून फिर नहीं आ जाएंगे किसी रूप में। और जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें थार से भी कुचला गया था, कोई नहीं भूल सकता, कोई किसान नहीं भूल सकता उस बात को। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, सरकार कहती कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं। जिस समय गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत थी इलाज की, दवाई की, कोरोना के समय पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग दर दर भटक रहे थे। जिन्हें इलाज मिल जाना चाहिए था, इलाज नहीं मिल पाया।
सरकार पे आंकड़े होंगे, आंकड़े बता सकते हैं, लेकिन आंकड़े इस बात के भी हैं कि देश में गंगा नदी में इतनी लाशें कहीं नहीं बही होंगी जितनी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कोरोना के समय बही थी। वो अब आंकड़े बताने पड़ेंगे, वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा। और जिस समय दाह संस्कार हो रहा था, यही सरकार थी जो दाह संस्कार न देख ले कोई, 3 शेड लगा दो इसी लखनऊ शहर में, इसी लखनऊ शहर में रोका गया। कोरोना के आंकड़े जो हैं, कोई सरकार है वो छिपाती है, और सरकार ने आंकड़े छिपाने का काम किया। और जब WHO की रिपोर्ट आई, WHO ने कहा कि इतने लोगों की जान चली गई। अगर देश में इतने लोगों की जान गई है, तो अगर सबसे ज्यादा जान कहीं गई होगी तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय पे जान गई होगी। उस समय मिसमैनेजमेंट देखा उस समय, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी। और 5 साल बाद नए उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM अस्पताल में जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं शर्मिंदा हूं व्यवस्था को देख करके। सोचिए 5 साल का आपका कार्यकाल, और डिप्टी CM जब हॉस्पिटल देखने जाएं तो हॉस्पिटल में व्यवस्था देख करके क्या कहते हैं, मैं शर्मिंदा हूं ऐसी व्यवस्था को देख करके। आप सोचिए लखनऊ के अस्पतालों की OPD क्या है, चाहे कोई अस्पताल उठा करके देख लीजिए आप, लंबी सूची है। क्योंकि इसलिए लंबी सूची है, लंबी लंबी लाइनें इसलिए हैं क्योंकि आप जिलों में इलाज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े अस्पतालों में गरीब भाग करके जा रहा है इलाज कराने के लिए। और इलाज कोई सस्ता नहीं हो रहा, न दवाई मिल रही है, न इलाज के लिए कोई सुविधा है। जो जांचें फ्री थी गरीबों की, वो जांचें नहीं हो रही हैं अब। जांच जो पर्चा फ्री था वो पर्चा फ्री नहीं है अब। और सरकार दावा करती है कि हम इतने ही मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। सरकार बताइए ये मेडिकल कॉलेज बनाना किसने शुरू किया था? इस योजना के माध्यम से सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहां पर शिलान्यास हुआ था? शायद नेता सदन के बगल में बैठे हुए माननीय मंत्री जानते होंगे कि जो पहला मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था वो शाहजहांपुर में हुआ था। और मुझे याद है क्योंकि मुझे 2 सरकारों के बीच में काम करने का मौका मिला। जिस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी थे, उस समय ये योजना आई थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को कैसे मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाए। वो आए थे, उसके बाद उनकी सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई। आज जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उस समय मंत्री थे इस विभाग के, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हम इस योजना को लागू करना चाहते हैं। मैंने कहा हमारा पूरा सहयोग होगा, और समाजवादी सरकार में पूरा सहयोग दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सबसे पहला शिलान्यास अगर कहीं हुआ था तो शाहजहांपुर में हुआ था। मैं और स्वास्थ्य मंत्री दोनों गए थे, वहां पर शिलान्यास कर करके आए थे। दूसरा फिरोजाबाद में हुआ, फिर फैजाबाद में बना, अयोध्या में, और बहराइच में भी बना। मैं ये जानना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी आपने, और जो समाजवादियों ने सरकार में बने थे मेडिकल कॉलेज, वो किस स्थान पर है, किस स्थिति में, ये बताएं। जो समाजवादी सरकार में मेडिकल कॉलेज बने थे उनमें भी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो प्रोफेसर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, जो टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, वो नहीं उपलब्ध करा पा रही है सरकार। वो केवल आधुनिक ढांचे तैयार कर दिए हैं सरकार ने, वो अस्पताल नहीं है। अभी मैं हाल में सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज के बगल से निकल करके गया था। मैंने जानकारी की कितना क्या चल रहा है यहां पर, बस बताया गया ढांचा बनाए, यहां कोई बहुत ज्यादा इलाज नहीं हो पा रहा है। तो अगर केवल बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डिंग बनाने को आप मेडिकल कॉलेज बोल देंगे, शायद मेडिकल कॉलेज वो नहीं है जहां बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, पूरा स्टाफ हो, जो आपके गाइडलाइन के मानक के तहत जो स्टाफ हो वो हो, तब शायद मेडिकल कॉलेज चलेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी लोक भवन के सामने जो समाजवादियों ने बनाया लोक भवन, उस लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला हुआ था, शिलान्यास हुआ था। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं वो कहां पर है।
जिस तरीके से इकाना आपके काम आ रहा है समय समय पर आपके कार्यक्रमों के लिए, उसी तरीके से लोहिया इंस्टीट्यूट का 9th फ्लोर काम आ रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी चलाने में। मतलब 5 साल में आपने नहीं बनाया। अगर फ्लोर गड़बड़ हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी फ्लोर पे तो चल ही रही है वहां पर, और वो भी समाजवादियों की बनाया हुआ है। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, और भी जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम बहुत दिनों से लड़ते आए हैं। समाजवादियों ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा दी जाएगी। नेता सदन हम पे बहुत आरोप लगते हैं, जाने किस किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हम जातिवादी हैं, हम एक ही समाज के बारे में सोचते हैं, उस पर भी बोलना पड़ेगा फिर लगता है। ये जो हमारे पिछड़े और दलित भाई उधर बैठे हैं, वो जान रहे होंगे उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना बड़ा धोखा हुआ होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम जाति गणना चाहते हैं। और जब सरकार बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रही है, सरकार जब डेटा सेंटर बना रही है, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाना चाहती है सरकार, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कम से कम जाति जनगणना तो हो। हमें आपको सबको पता होना चाहिए हम कितने आबादी में हैं। पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप चाहते नहीं चाहते जाति जनगणना? यहां सदन में बैठे लोग सब चाहते हैं। वो हमारा उनका है मसला। तो जो यूनिवर्सिटी बननी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, वो बताइए 5 साल में नहीं बनी, और ये दावा कर रहे हैं कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए, और वो भी जगह कहां पाए हैं जो समाजवादियों ने चक गजरिया सिटी बनाई थी उसी में पाए हैं। आप नई जगह नहीं ढूंढ पाए। और मैं तो चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे गांव के पास के थे, तो अगर एक यूनिवर्सिटी यहां बना रहे हो तो एक यूनिवर्सिटी बटेश्वर में भी बना दो आप, और बनाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर उनका सम्मान करना है तो केवल स्टेडियम का नाम बदलने से सम्मान नहीं होगा। एक अगर लखनऊ में आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो एक बटेश्वर में भी आप यूनिवर्सिटी बना देंगे तो बड़ा सम्मान होगा उनका। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये वाली देखिए, वो वाली देखिए, वो थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, मतलब एक बार रुक के दोबारा। अच्छा, मैं तो अध्यक्ष महोदय मेरी गलती हुई, मैं कागज देख करके इसी को टाइम देख रहा था। नहीं, इसको नहीं। मैं चाहता था कि 45 मिनट बोलूं, लेकिन अभी तो 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हुआ। मैं चाहूंगा वो रुक के दोबारा चलिए, 1 घंटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था पे तो सरकार बहुत दावा करती है, लेकिन एनसीआरबी का आंकड़ा भी तो सरकार को देखना चाहिए। आपने 45 मिनट सोचा था ना, वो एनसीआरबी का आंकड़ा भी तो देखना चाहिए सरकार को, कि आखिरकार सरकार एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं देखेगी। आज यूपी कहां खड़ा हुआ है, यूपी कहां खड़ा है क्राइम में। और आज ही की अगर हम घटना देखें तो आज जो घटना